हाय गाइस, आई एम हितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का स्टैंडर्ड 7th का हिस्ट्री एंड सिविक्स का चैप्टर नंबर 2, इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। भारत महान छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले किस तरह हुआ करता था। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो अभी हम लोग इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये पूरा समझा दिया था कि डायनेस्टीज़ किस तरह हुआ करती थी, राजघराने किस तरह हुआ करते थे और किस तरह के लुटेरे उत्तर पश्चिमी इलाके से यानी नॉर्थ वेस्ट से भारत आकर लूट मचाते थे। और बहुत सारी डायनेस्टीज़ मतलब राजघरानों के बारे में पढ़ा। देन सल्तनत के बारे में पढ़ा हम लोग। उत्तर में सल्तनत, नॉर्थ में सल्तनत किस तरह हुआ करती थी, कृष्णदेवराया और विजयनगर के राज्य के बारे में पढ़ा। अब नया टॉपिक आता है हमारे पास, द बहामनी किंगडम। अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि दो किंगडम्स का, दो राज्यों का निर्माण होता है। उनमें से एक के तो बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था विच वॉज विजयनगर, और उसमें कृष्णदेवराया जी के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अभी हम लोगों को पढ़ना है बहामनी किंगडम के बारे में, मतलब बहामनी राज्य के बारे में, वो किस तरह था और क्यों बना था। बात कुछ इस तरह होती है, जब दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक हर तरफ कब्ज़ा जमाने की कोशिश कर रहा था। उसके कुछ सरदार, मतलब उसके कुछ दरबार में जो कुछ उसके मंत्री होते हैं, वो उसके खिलाफ कुछ करना चाहते थे। तो वो लोग डेक्कन मतलब आज का जो पुणे है वहाँ पर आए हुए थे कुछ समय के लिए। तो वहाँ पर उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ क्रांति कर दी। और इन सरदारों का जो लीडर था उसका नाम था हसन गंगू, जिसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को हरा दिया और एक नए राज्य का निर्माण होता है। नया राज्य बन जाता है जिसका नाम है बहामनी किंगडम, जो कि अस्तित्व में आता है सन 1347, मतलब 1347 ईयर में बहामनी किंगडम की स्थापना हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। हसन गंगू जो लीडर था इन सरदारों का, वही सबसे पहला सुल्तान बन गया बहामनी राज्य का। उसने गुलबर्ग को, मतलब जो कर्नाटका का आज शहर है, प्रमुख शहर है गुलबर्ग, उसको अपनी राजधानी घोषित कर दिया, अपनी कैपिटल बना दिया। ओके, तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने ये पूरा मैंने आपको इंग्लिश में था, मैंने हिंदी में बता दिया। अब मैं आपको एक बार इसको रीड भी करके बता देता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। While Muhammad bin Tughlaq was still reigning, some of his sardars in the Deccan rose in rebellion against him. The leader of these sardars, Hasan Gangu, defeated the army of the Sultan of Delhi. A new kingdom known as the Bahamani Kingdom came into existence in 1347 CE. Hasan Gangu became the first Sultan of the Bahamani Kingdom. He made the city of Gulbarg in Karnataka his capital. That's it. पहला टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी आर गोना मूव ऑन टू दी नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ महमूद गवन। अभी इसको भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। महमूद गवन जो था वो बहामनी किंगडम का जो सुल्तान था हसन गंगू, उसका सेनापति था। वज़ीर, जिसे उर्दू में वज़ीर बोलते हैं, हिंदी में उसे सेनापति बोलते हैं। वो एक बहुत ही अच्छा शासक के तरह था, मतलब वो महमूद गवन के साथ सुल्तान हसन गंगू के साथ बहुत अच्छी तरह से राज्य पर शासन करता था। उसने बहामनी राज्य को ताकतवर भी बनाया और वो सेनापति होने के नाते वो हसन गंगू के जो सेना थी उसको जो सैलरी होती है, तनख्वाह, सैलरीज़ को वो पहली बार कैश में उसने दिया। खैर दरअसल उस समय सैलरी के रूप में सोल्जर्स को, सिपाहियों को ज़मीन दे दी जाती थी, मगर इसने शुरू किया पैसे देने का रिवाज और अब तक वही चलते आ रहा है। तो और वो अपनी सेना में उसने डिसिप्लिन भी लाया,
अनुशासन भी लाया और उसने बहुत सारे नए नए तौर तरीके लाए ज़मीन लेन देन के प्रोसेस में। ओके, मतलब वो टाइम पे जब ज़मीन की लेन देन होती थी तब उसमें जो रेवेन्यू का जो सिस्टम होता था, पैसों का लेन देन किस तरह होता है, उसमें भी उसने नए नए सिस्टम्स लाए, इंट्रोड्यूस करवाए, मतलब नई नई उसने सिस्टम प्रोसेसेस लाए। ओके, और उसने एक मदरसा भी खोला बिद्दर में। मदरसा मतलब एक लाइब्रेरी, अरबी और पर्शी भाषा को सीखने के लिए। ओके, तो अरेबिक और पर्शियन स्टडीज़ को सीखने वाले जो बाहर से लोग आते थे, तो उसने एक लाइब्रेरी भी खुलवाई उन लोगों के लिए। बिद्दर एक कर्नाटका में है, शायद से एक जगह है। ओके, और महमूद गवन की डेथ के बाद, मतलब जब महमूद गवन की डेथ हो गई तो जो ये हसन गंगू, उस महमूद गवन के पहले ही उसकी भी डेथ हो चुकी थी। तो महमूद गवन की डेथ के बाद जब जो सेनापति चले गए थे, तब बहामनी राज्य के जो सरदार थे, बहामनी राज्य के जो दरबार में जो सरदार थे, उनमें आपसी मतभेद बढ़ गए, मतलब उनमें आपसी झगड़े होने लगे और वो साथ में नहीं रह सक रहे थे और एक किंगडम से 5 किंगडम्स बन गए, मतलब एक बड़े राज्य से 5 राज्य बन गए, जिनमें 5 है इमाद शाही का, वरहड़ का बादशाह इमाद शाही, बिद्दर का बादशाह बारिद शाह, बीजापुर का बादशाह आदिल शाह, निज़ाम शाह अहमदनगर का बादशाह बन गया और कुतुब शाह गोलकुंडा। मतलब आपने अभी ये जो 5 नाम हैं मैंने जो बताए, वो एक बड़ा ट्विस्ट डाल देते हैं हिस्ट्री में, इतिहास में इनका बहुत बड़ा हाथ है मुग़ल इतिहास में। और आपको बहुत बार इन पूरे बुक में बहुत बार इनका नाम सुनने को मिल जाएगा। तो और इनका बहामनी राज्य का पहले से ही जो विजयनगर के साथ बिल्कुल भी अच्छा संबंध नहीं था, तो उनके साथ अच्छा संबंध ना होने के नाते मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि विजयनगर के साथ बहुत बड़ा घमासान युद्ध होता है इन 5 पावर्स का। आई थिंक आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा, प्लीज़ आप जाकर वो लेक्चर भी देखिए। ओके, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं मुग़ल पावर पे। अभी मुग़ल पावर जो है, ओहो एक सेकेंड, मैंने इसको रीड करना ही भूल गया। महमूद गवन, अभी इसके बारे में मैं रीड करके बताता हूँ आपको हम लोगों ने क्या पढ़ा। महमूद गवन वॉज द चीफ वज़ीर ऑफ द बहामनी किंगडम। ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। He strengthened the Bahmani kingdom. He started paying the soldiers their salaries in cash instead of through land grants. He brought discipline in the army. He introduced many reforms in the land revenue system. He opened a madrasa at Biddar for Arabic and Persian studies. After the death of Mahmud Gavan, factionism increased among the Bahmani Sardars. The conflict with the Vijayanagar kingdom had an adverse effect on the Bahmani kingdom. The provincial governors began to act more independently. This led to the disintegration of the Bahmani kingdom into 5 small powers: Imad Shahi of Warhad, Barid Shahi of Biddar, Adil Shahi of Bijapur, Nizam Shahi of Ahmednagar and Qutub Shahi of Golconda. ओके, चलिए अभी ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, विच इज़ मुग़ल पावर। सुल्तान अभी 1526 में 1526 में सल्तनत जो है दिल्ली में, सुल्तानों का जो रूलिंग था, सुल्तानों का जो राज था वो ख़त्म हो चुका था। अभी मुग़लों का राज शुरू होने लगा। कई लोगों को ये बहुत कन्फ्यूजन है कि सुल्तान और मुग़ल एक ही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुल्तान अलग थे और मुग़ल अलग थे। अभी मुग़लों का शुरू होता है। ओके, और मुग़ल पावर पहली बार दिल्ली में शुरू होता है। चलिए इसको भी रीड करके बताता हूँ। इन 1526 CE द सल्तनत ऑफ दिल्ली केम टू एन एंड, मुग़ल पावर वॉज एस्टैब्लिश देयर। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक है बाबर। चलिए, बाबर जो था वो मुग़ल पावर का निर्माता था, मतलब उसने मुग़लों की शुरुआत की थी।
पहला बादशाह था, मुग़ल बादशाह पहला बादशाह था वो। ही वॉज द किंग ऑफ फरगाना इन सेंट्रल एशिया इन टुडेज़ उज़्बेकिस्तान। वो उज़्बेकिस्तान का फरगाना का राजा था। ही हैड हर्ड ऑफ द वेल्थ ऑफ इन इंडिया। उसने भारत की अमीरी के बारे में बहुत सुना था। सो ही प्लान्ड एन इन्वेजन ऑफ इंडिया। उसने भारत आकर बहुत सारी लूट मचाने का प्लान बनाया। तो जो उस समय मतलब आखिरी सुल्तान जो था दिल्ली का, वो था इब्राहिम लोदी, जो कि राज कर रहा था दिल्ली में। तो पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था दौलता खान लोदी जो था, जो कि पंजाब का गवर्नर था और वो इब्राहिम लोदी के अंडर ही काम करता था। तो इब्राहिम लोदी और दौलता खान लोदी का बिल्कुल भी अच्छा रिलेशन नहीं था। तो दौलता खान लोदी ने बाबर को न्योता दिया भारत आने का। तो किसी को नहीं मालूम था कि बाबर आकर भारत पर इतना बड़ा लूट मचाएगा। तो बाबर इसी अपॉर्चुनिटी को हाथ में लेकर, इसी अवसर को हाथ में लेकर उसने भारत आकर लूट मचाई और बहुत सारा सोना लेकर वो इब्राहिम लोदी को हराकर वो चला गया। लेकिन चला नहीं गया वो उज़्बेकिस्तान। उसने अपने पैर भारत में ही पसारने शुरू कर दिए। मतलब उसने उसके बाद इब्राहिम लोदी की सेना को हरा दिया। इब्राहिम लोदी और बाबर में घमासान युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 में पानीपत में। आपने पानीपत के युद्ध के बारे में भी सुना होगा। पानीपत में कुल 3 युद्ध हुए थे। ये पहला युद्ध था जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने अलग किस्म के हथियारों का इस्तेमाल किया था, जो कि भारत में पहली बार इस्तेमाल किए गए थे। उसने इब्राहिम लोदी की सेना को एक बार में ही हरा दिया और इसलिए इसे पहला पानीपत का युद्ध बोला जाता है। ओके, सो पानीपत के पहले युद्ध के बाद राणा संघा जो कि मेवाड़ का राजा था, उसने सारे राजपूत राजाओं को मिला दिया और वो उनमें बाबर और राणा संघा और सारे राजपूत राजाओं के साथ एक बहुत बड़ा भयानक युद्ध हुआ खनुआ में। खनुआ जगह है। बाबर की जो अलग किस्म के हथियार थे वो यहाँ पर भी उसने जादू दिखा दिया और राणा संघा की आर्मी को भी उसने हरा दिया। और आखिर में ये है कि बाबर की मृत्यु साल 1530 में हो गई, मतलब 1530 में उसकी डेथ हो गई। तो आगे भी है, इसके बाद मैं वापस से आपको रीड करके बता दूंगा। अकबर जो था वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर राजा था मुग़ल डायनेस्टी का। मतलब पूरे मुग़लों में अकबर सबसे ज़्यादा ताकतवर राजा माना जाता है। जब उसने भारत को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश की तब उसे बहुत तकलीफ़ झेलनी पड़ी। महाराणा प्रताप, चांद बीबी, रानी दुर्गावती ने बहुत उसको हराने की कोशिश की और उनका जो स्ट्रगल है, उनकी जो मेहनत है, वो सच में रंग दिखाई। तो अब मैं आपको इसको पूरा रीड करके बताता हूँ ये क्या था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था। बाबर के बारे में पढ़ा था। बाबर जो था वो was the founder of Mughal power. He was the king of Farghana in Central Asia and today's Uzbekistan. He had heard of the wealth in India, so he planned an invasion of India. The reigning Sultan of Delhi at that time was Ibrahim Lodi. Daulata Khan Lodi was the governor of Punjab under the Sultanate. The relationship between Ibrahim Lodi and Daulata Khan Lodi was strained. Daulata Khan Lodi invited Babur to march on India. Taking this opportunity, Babur invaded India. To repel Babur's invasion, Ibrahim Lodi started with his army. There was a battle between Ibrahim Lodi and Babur on 21st April 1526 at Panipat. In this battle, Babur made use of an artillery effectively for the first time in India. He defeated Ibrahim Lodi's army. This is known as the First Battle of Panipat. After the Battle of Panipat, Rana Sangha of Mewar brought all Rajput kings together. There was a battle between Babur and Rana Sangha at Khanua. Babur's artillery and reserved force played a key role in this battle and Rana Sangha's army was defeated. Babur died in 1530 CE. Okay, last but not the least, this is also remained. Akbar was the most powerful king of the Mughal dynasty. When he tried to bring India under his central authority, he had to face
opposition, Maharana Pratap, Chand Bibi, Rani Durgavati struggled against him. Their struggle is noteworthy. So now अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही महान राजा थे राजपूतों के। महाराणा प्रताप, उनके पिता उदय सिंह के मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे और मेवाड़ चलाना शुरू किया। उन्होंने मेवाड़ को बहुत कोशिश की संभालने की और आखिर में उनको ही स्ट्रगल्ड विद अकबर टू मेंटेन हिज इंडिपेंडेंस। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी अकबर के साथ अपनी आज़ादी को संभाल के रखने के लिए। He has become immortal in history due to his qualities of valor, courage, self-respect, sacrifice, etc. वो बहुत ही ज़्यादा महान बन गए इतिहास में उनकी क्वालिटीज़ की वजह से। उनमें से कुछ है महानता, आत्मसम्मान और बलिदान और ताकत। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है। अरे हाँ, इसको तो रीड करना ही रह गया। After the death of Uday Singh, Maharana Pratap ascended the throne of Mewar. He continued the struggle for Mewad's existence till very end. He struggled with Akbar to maintain his independence. He has become immortal in history due to his qualities of valor, courage, self-respect, sacrifice, etc. Yes. So, I hope कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा हो। चांद बीबी, ये कौन थी? चांद बीबी जो थी वो अहमदनगर के निज़ाम शाह के राज्य अहमद की राजकुमारी थी, मतलब निज़ाम शाह की बेटी थी। जब मुग़लों ने निज़ाम शाह के राज्य पर हमला कर दिया सन 1595 में, मतलब 1595 ईयर में, तो मुग़ल आर्मी थी, मुग़लों की जो सेना थी, सेना ने अहमदनगर के पूरे किले को घेर दिया चारों तरफ से। और चांद बीबी जो बहुत ही बहादुर बेटी थी हुसैन निज़ाम शाह की, जो कि अहमदनगर के निज़ाम शाह की बेटी थी, उसने बहुत बहादुरी से अपनी अंतिम सांस तक ताकत दिखाकर लड़ी। लेकिन किले के अंदर ही रहकर वो लड़ी, लेकिन अंत में उसके किले के जो सरदार थे, अहमदनगर के किले के जो सरदार थे, चांद बीबी और सरदारों में जो रिलेशनशिप था वो अच्छा नहीं था। तो इस वजह से मुग़लों की सेना ने चांद बीबी का मर्डर कर दिया, हत्या कर दी। बाद में मुग़लों ने अहमदनगर के किले को हड़प लिया, और लेकिन मुग़ल जो थे वो पूरा निज़ाम शाह का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं ला पाए। ओके, ये बात है। निज़ाम शाह का पूरा अहमदनगर तो उन्होंने पकड़ लिया, हड़प लिया, लेकिन पूरा निज़ाम शाह का किंगडम वो नहीं हाथ हड़प पाए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है रानी दुर्गावती। ये गोंडावना की एक रानी थी, जो कि अगर बोला जाए तो वो ईस्टर्न साइड ऑफ विदर्भा, जो कि आज महाराष्ट्र का एक ज़िला है, विदर्भ का पूर्व इलाका, जो कि वहाँ से लेके मध्य प्रदेश की उत्तरी इलाके तक, मध्य प्रदेश की नॉर्थ तक, और आज का पश्चिमी इलाका छत्तीसगढ़ का, मतलब छत्तीसगढ़ का वेस्टर्न इलाका, और नॉर्दर्न उत्तरी इलाका आंध्र प्रदेश का, और पश्चिमी इलाका उड़ीसा का। मतलब ये कुछ इलाके, ये जो राज्य है भारत के आज के जो राज्य है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इनके कुछ इलाकों पर रानी दुर्गावती का राज्य था, जो कि राजपूत चांडेल राजघराने की महारानी थी। नहीं, जो रानी दुर्गावती थी वो चांडेल राजपूत घराने में जन्मी थी, और वो गोंडावना की महारानी बनी जब उनकी शादी हुई। वो एक बहुत ही अच्छी शासिका थी, मतलब वो बहुत अच्छा शासन करती थी अपने राज्य पर। उन्होंने स्ट्रगल तब किया जब रानी दुर्गावती को मुग़लों के ख़िलाफ़ लड़ना पड़ा। मतलब उनका जो किरदार था मुग़लों के ख़िलाफ़ लड़ने का मीडिवल हिस्ट्री में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। जब उनके पति की मृत्यु हुई तब दुर्गावती ने अपनी ज़िंदगी समर्पण कर दी
अकबर के खिलाफ लड़ते लड़ते मगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया, मतलब अकबर के सामने आकर हाथ नहीं खड़े किए। ओके, चलिए आई थिंक ये चांद बीबी वाला मैंने पढ़ना भूल गया था, तो रानी दुर्गावती और चांद बीबी दोनों पढ़ लेता हूँ। चांद बीबी, 1 सेकेंड। The Mughals attacked Ahmednagar, the capital of Nizam Shah's kingdom, in 1595 CE. The Mughal army put the fort of Ahmednagar under siege. Chand Bibi, the capable daughter of Hussain Nizam Shah of Ahmednagar, bravely defended the fort. At this time, there was an internal strife among the factions of the Sardars in the Nizam Shahi's kingdom. This resulted in the murder of Chand Bibi. Later, the Mughals captured the fort of Ahmednagar, but the Mughals could not bring the entire kingdom of Nizam Shahi under their control. Okay? अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रानी दुर्गावती को भी समझा देता हूँ, इंग्लिश में भी रीड करके दे देता हूँ आपको। गोंडावना कैन ब्रॉडली बी said to comprise the eastern part of Vidarbha, part of Madhya Pradesh to its north, the western part of today's Chhattisgarh, northern part of Andhra Pradesh, and the western part of Odisha. Durgavati, born in the dynasty Chandel Rajput, became the queen of Gondwana when she was married. She was an excellent administrator. The struggle of Gondwana Queen Durgavati against the Mughals is important in medieval history. After her husband's death, Durgavati laid down her life while fighting against Akbar, but she did not surrender. Okay, now it's sorted. औरंगज़ेब की तरफ बढ़ते हैं। औरंगज़ेब जो था वो मुग़ल बादशाह बना सन 1658 में, 1658 में वो मुग़ल बादशाह बना। इस समय मुग़ल एम्पायर जो था वो मुग़ल राज्य जो था वो बहुत बड़ा हो चुका था। मतलब यहाँ तक आते आते मुग़ल एम्पायर वो कश्मीर से लेके उत्तरी में कश्मीर से लेके दक्षिण में अहमदनगर, मतलब साउथ में अहमदनगर महाराष्ट्र में यहाँ तक था। और काबुल, मतलब काबुल आज अफ़गानिस्तान में काबुल है, वहाँ वो पश्चिमी इलाके में पड़ता है काबुल। वहाँ से लेके बंगाल पूर्वी तक बंगाल में, मतलब काबुल से लेके बंगाल तक, वेस्ट टू ईस्ट तक उसने अपना एम्पायर बना लिया था। टू दिस औरंगज़ेब, और इसी के साथ औरंगज़ेब ने साथ साथ असम जो कि भारत के पूर्व इलाके में, मतलब ईस्ट इलाके में है, उसको भी जोड़ लिया। एंड द रीजन्स, और जो आदिल शाह के जो रीजन्स थे, कुछ इलाके थे जो कि बीजापुर में साउथ में थे, जो कि कर्नाटका में थे, वो भी हड़प लिया। और कुतुब शाही का गोलकोंडा भी कब्ज़ा कर लिया जब आदिल शाह और कुतुब शाह का जो राज्य था वो ख़त्म हो गया। ओके, तो इतना बड़ा था ये अहमदनगर का राज्य। मुग़ल बादशाह अहमदनगर का औरंगज़ेब का सबसे बड़ा राज्य था। ओके, कन्फ्लिक्ट, एक सेकेंड, फिर से मैं भूल गया। Aurangzeb became the emperor in 1658 CE. At this time, the Mughal emperor extended from Kashmir in the north up to Ahmednagar in the south, and from Kabul in the west up to the Bengal in the east. To this, Aurangzeb added Assam in east and the regions of Adil Shahi of Bijapur in the south, and Qutub Shahi of Golconda after he ended these kingdoms. Okay, it's sorted. Now conflict with Ahoms. मतलब अहोम थे जो कि असम की एक राजघराना नहीं, असम के लोगों को अहोम बोला जाता था पहले। ओके, जो आज का असम है ना, वहाँ पर जो लोग रहा करते थे उन्हें पहले अहोम बोला जाता था नेशनलिटी के तौर पे, मतलब आसामियों को अहोम बोला जाता था। इन द 13वीं शताब्दी में जो शान कम्युनिटी के लोग थे, वो टाइम पे कम्युनिटी के बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती थी, मतलब अलग अलग ख़ानदान होते थे। तो उनमें से एक ख़ानदान था जिसका नाम था शान। वो ब्रह्मपुत्र के घाटी में, मतलब ब्रह्मपुत्र के नदी के किनारे, वो वैली, ब्रह्मपुत्र की वैली में वो अपना घर बसाने के लिए आए। तो उन्होंने अपना राज्य बनाया वहाँ पर, और उनको लोकली, मतलब वहाँ के राज्य के लोगों को बोला जाता था अहोम। ओके, ब्रह्मपुत्र की घाटी में उन्होंने अपना राज्य बनाया और उन्हें अहोम बोला जाता था।
जब औरंगज़ेब राज करता था इतने बड़े भारत में, इतने बड़े इलाके, भारत के इतने बड़े इलाके में, तो जो अहोम थे सिर्फ वही बचे हुए थे। तो औरंगज़ेब ने बहुत कोशिश की असम में अपने पैर पसारने के लिए। बार बार मुग़ल असम को अटैक कर देते थे कब्ज़ा करने के लिए, लेकिन अहोम इतने ताकतवर थे क्योंकि उनका एक लीडर था जिसका नाम था गदाधर सिन्हा, कमांडर लचित बोरफुकन। ओके, ये 2 कमांडर्स थे जो कि जिन्होंने बहुत मेहनत से मुग़लों के ख़िलाफ़ लड़ाई की। और अहोम जो थे वो अलग तरीके से लड़ाई करते थे। वो पीठ पीछे नहीं, मतलब चालाकी से लड़ाई करते थे। इसीलिए मुग़लों के लिए बहुत मुश्किल हुई अपने पैर पसारने में असम में, मतलब असम को भी अपने राज्य में डालने के लिए बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन आखिरकार उन्होंने वो कर ही दिया। ओके, तो यहाँ पे मैं फिर से रीड करके दे देता हूँ आपको। In the 13th century CE, the people of the Shan community settled down in the valley of the river Brahmaputra. They established their kingdom there. They were locally known as Ahom people while Aurangzeb ruled. The Ahoms had a prolonged struggle with the Mughals. The Mughals attacked the Ahoms region. The Ahoms united under the leadership of Gadadhar Sinha. Commander Lachit Borphukan gave an intense battle against the Mughals. The Ahoms used the guerrilla technique in the conflict against the Mughals. It became impossible for Mughals to create a strong base in Assam. Okay, उनकी टेक्निक को गुरेला टेक्निक बोलते थे, मतलब अलग तरीके से वो लड़ाई करते थे। नेक्स्ट, कन्फ्लिक्ट विद द सिख। अभी सिखों के साथ मुग़लों ने किस तरह लड़ाई की वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सिखों के 9वें गुरु जो कि थे गुरु तेग बहादुर, उन्होंने कड़ी तरह से कड़ा मतलब उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुग़लों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। और औरंगज़ेब का जो धर्म परिवर्तन का जो ये काम चल रहा था, जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, जो हिंदुओं को मुसलमान में बदल देता था औरंगज़ेब ज़बरदस्ती से, तो औरंगज़ेब बार बार गुरु तेग बहादुर जी को जेल में डाल देते थे और निकाल देते थे। 1675 औरंगज़ेब ने गुरु तेग बहादुर जी को जेल में डाल दिया और उन्हें मार दिया गया 1675 CE में। ओके, औरंगज़ेब के द्वारा मार दिया गया। तो इसके बाद जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह जी, वो गुरु बने सिखों के। गुरु गोबिंद सिंह जी जो थे वो अपने फॉलोअर्स को, जो उनको मानने वाले लोग थे, उनको वो बार बार जोश दिलाते थे और मोटिवेट करते थे कि हमें इनके ख़िलाफ़ लड़ना है, और ताकत देते थे उन्हें। और उन्होंने अपने सिख यूथ्स को, मतलब सिख ग्रुप्स को एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा और यूनाइटेड रखा, एकदम साथ में रखा। और उन्होंने एक फाइटिंग फोर्स भी, मतलब एक ग्रुप भी बनाया खूंखार सिख लड़ाकुओं का, मतलब एकदम जो खतरनाक लोग थे सिखों में, एकदम जो ताकतवर लोग थे, उनका एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था खालसा दल। ओके, जो कि एकदम ताकतवर सिख थे। देयर हेडक्वार्टर्स, मतलब उनके जो हेडक्वार्टर्स थे वो आनंदपुर पे थे, आनंदपुर में, जहाँ पर वो सब सेना को संभाल के रखते थे और ग्रुप्स को संभाल के रखते थे, वो आनंदपुर में पंजाब में थे। औरंगज़ेब अपनी बार बार सेनाएं भेज देता था सिखों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए पंजाब। तो एक बार औरंगज़ेब की आर्मी ने आनंदपुर पे अटैक कर लिया, तो लेकिन सिखों ने भी बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन वो सक्सीड नहीं हो पाए, वो सफल नहीं हो पाए। उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी जो थे वो डेक्कन में आए सन 1708 में, मतलब 1708 में वो पुणे साइड आए और वहाँ पर नांदेड़ में वो रहने के लिए आए, ताकि वो बच सके और दूसरा ग्रुप बना सके मुग़लों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए।
लेकिन आखिरकार जल्द ही औरंगज़ेब ने उन्हें ढूंढ लिया और उन्हें भी मार दिया गया। लेकिन आखिर तक उन्होंने सरेंडर नहीं किया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कभी भी सर नहीं झुकाया मुग़लों के ख़िलाफ़, मुग़लों के सामने। ओके, तो ये बहुत ताकतवर थे। सो ये भी बहुत अच्छी टॉपिक्स हैं, इसमें आपको मज़ा आ रहा होगा, है ना, आई एम श्योर। तो चलिए मैं इसको रीडिंग करके बता देता हूँ। द 9th गुरु ऑफ द सिख गुरु तेग बहादुर प्रोटेस्टेड स्ट्रांगली अगेंस्ट औरंगज़ेब्स पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस। औरंगज़ेब जो जुल्म करता था, धर्मों को धर्म परिवर्तन कर देता था लोगों को, तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता था तेग बहादुर जी को। तो उन्होंने स्ट्रांगली उनके खिलाफ क्रांति की और औरंगज़ेब imprisoned him and beheaded him in 1675 CE. After him, Guru Gobind Singh Ji became the Guru of the Sikhs. Guru Gobind Singh organized his followers and encouraged their martial spirit. He organized the Sikh youths into a fighting force called the Khalsa Dal. Their headquarters were at Anandpur. Aurangzeb sent his army to fight the Sikh. His army attacked Anandpur. Although the Sikhs were fought fiercely, they did not succeed. After that, Guru Gobind Singh came to the Deccan in 1708. That means 1708 CE. There was an attempt on his life when he was at, मतलब उन्हें मारने की भी कोशिश की गई नांदेड़ में जब वो थे महाराष्ट्र में। Soon after the Guru succumbed to his wounds, लेकिन उन्हें मार दिया गया। ओके, और 2 टॉपिक्स है बस, कन्फ्लिक्ट्स विद राजपूत्स और कन्फ्लिक्ट्स विद मराठास। तो उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कन्फ्लिक्ट विद राजपूत्स, अकबर जो थे वो मतलब झगड़ा अभी राजपूतों के साथ मुग़लों ने किस तरह लड़ाई की। देखिए, अकबर जो थे वो राजपूतों के साथ कोऑपरेशन करते थे। ओके, उनके रिलेशंस में कोऑपरेशन करते थे, मगर औरंगज़ेब जो थे वो कोऑपरेशन नहीं रख पाए, मतलब साथ साथ नहीं चल पाए राजपूतों के साथ। राणा जसवंत सिंह जी के डेथ के बाद, मारवाड़ के राणा जसवंत सिंह राजा थे, उनकी डेथ के बाद औरंगज़ेब ने अपना मुग़ल एम्पायर राजस्थान की तरफ भी बढ़ा दिया। ओके, मतलब राणा जसवंत सिंह जी के इलाके में भी बढ़ा दिया। दुर्गादास राठौड़ जो थे वो जसवंत सिंह के बेटे थे। दुर्गादास राठौड़ ने जसवंत सिंह जी के बेटे अजीत सिंह को मारवाड़ के राजा बनवाया, मारवाड़ का राजा बनाया। दुर्गादास राठौड़ जो थे वो बहुत ही अच्छी तरह से लड़ाई किया, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली लड़ाई किया मुग़लों के ख़िलाफ़। औरंगज़ेब ने अपने बेटे जिसका नाम भी अकबर था, मारवाड़ भेजा कि दुर्गादास को ख़त्म करके आओ। औरंगज़ेब ने अपने बेटे दूसरे अकबर को, मतलब औरंगज़ेब के बेटे का नाम भी अकबर था, उसको बोला कि मारवाड़ जाके दुर्गादास को ख़त्म करो। तो जो राजकुमार अकबर थे उन्होंने राजपूतों के साथ हाथ मिलाया और औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ क्रांति कर दी, और मराठाओं से भी उन्होंने महाराष्ट्र से हेल्प ली। ओके, और इस क्रांति में दुर्गादास राठौड़ ने बहुत कड़ी तरीके से लड़ाई की मुग़लों के ख़िलाफ़, मारवाड़ को संभाल के रखने के लिए। ओके, चलिए इसको भी मैं रीड करके दे देता हूँ फास्टली एकदम। अकबर हैड सिक्योर्ड द कोऑपरेशन ऑफ द राजपूत्स विथ हिज पॉलिसी ऑफ एमिसेबल रिलेशंस। Aurangzeb could not obtain the cooperation of Rajputs. After the death of Rana Jaswant Singh of Marwar, Aurangzeb annexed his kingdom to the Mughal Empire. Durgadas Rathod crowned Jaswant Singh's minor son Ajit Singh as the king of Marwar. Durgadas Rathod fought hard against the Mughals. Aurangzeb sent Prince Akbar to Marwar to crush the resistance of Durgadas. Prince Akbar joined hands with Rajputs and rose in revolt against Aurangzeb. An effort was made to seek help from the Marathas in Maharashtra. In this revolt, Durgadas Rathod continued this struggle against the Mughals for the existence of Marwar. Okay, चलिए लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कन्फ्लिक्ट विद द मराठास, जो कि लास्ट टॉपिक है। मराठाओं के साथ मुग़लों ने किस तरह लड़ाई की। ओके,
महाराष्ट्र में स्वराज को निर्माण किया गया था। स्वराज मतलब खुद इंडिपेंडेंस महाराष्ट्र में लोगों के अंदर था, लोगों की इच्छा थी इंडिपेंडेंस की, लड़ रहे थे वहाँ के लोग, और ये शिवाजी महाराज ने इसका निर्माण किया। और इन हिज एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश स्वराज को इस्टेब्लिश करने के लिए, बनाने के लिए शिवाजी महाराज ने स्वराज को कायम रखने के लिए शिवाजी महाराज ने बहुत मेहनत से मुग़लों के ख़िलाफ़ लड़ाई की। ना कि सिर्फ मुग़लों के ख़िलाफ़ बल्कि दूसरे भी दुश्मन थे शिवाजी महाराज जी के ख़िलाफ़। औरंगज़ेब जो थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद डेक्कन आए, मतलब अहमदनगर के भी नीचे आए, और मतलब ये सोच के कि वो पूरा दक्षिणी भारत हड़प लेंगे, पूरा ही साउथ इंडिया वो कैप्चर कर लेगा औरंगज़ेब। मगर मराठाओं ने एकदम कड़क तरीके से औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ लड़ाई किया, अपने स्वराज के लिए, अपने इंडिपेंडेंस के लिए। और आगे भी हम लोग इस स्ट्रगल के बारे में असल बातें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे। तो आज मेरा ये लेक्चर एक्चुअली अभी कंप्लीट नहीं होता है, मैं अभी रीड करके बताता हूँ। इन महाराष्ट्र स्वराज वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी महाराज। इन हिज एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश स्वराज, शिवाजी महाराज हैड टू फाइट द मुगल्स टू along with the other enemies. Aurangzeb came down to the Deccan after the death of Chhatrapati Shivaji Maharaj with the intention of conquering the whole of South India, but the Marathas offered stiff resistance to Aurangzeb and defended their independence. We shall study this struggle later on. तो अभी मैं आपको अपने अगले लेक्चर वीडियो में मिलता हूँ चैप्टर नंबर 3 के साथ, जो कि रिलीजियस सिंथेसिस, मतलब महाराष्ट्र में और भारत भर में किस तरह धर्मों का बोलबाला नहीं, धर्मों का कैसे कैसे चल रहा था, क्या हो रहा था, ये संतों के बारे में, एक्चुअली धर्मों का नहीं, संतों के बारे में पढ़ेंगे। सो सी यू देन in the next lecture. So till then, please like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, which is Hitesh Dhalani channel, and keep growing and keep learning. So bye bye, see you in the next one. और हाँ, सब्सक्राइब करके प्लीज़ जाइए। बाय।